भाई तब वो अपनी बात भी रखेंगे, लेकिन अब आपने कहा कि वक्फ की जमीन, तो करीब 8,70,000 संपत्तियां इस वक्त वक्फ के पास हैं। जो लोग हमारे समझ नहीं रहे इन चीजों को, वक्फ का आखिर आया कहां से? अरबी भाषा का शब्द है वक्फा, आपने सुना ही होगा, यानी ठहरना। और ये कोई जो मुस्लिम है वो अगर दान करता है इसे धर्म के कामों में, रिलीजन के कामों में, तो यह अल्लाह को ट्रांसफर माना जाता है, इर्रिवर्सिबल चीज होती है। यह मोटा मोटा मैं आपके सामने रख देता हूं। लेकिन डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, आपने यासिर जिलानी को सुना, मैंने डॉक्टर जयराम रमेश को सबसे पहले सुनवा दिया था। उनके मुताबिक ये जो भी संशोधन को लेकर ये सारी बात सामने आ रही है, वक्फ अधिनियम को लेकर जिसको पेश किया जाना है, जेपीसी ने जिसके ऊपर चर्चा की थी और बहुत सारे जेपीसी के पॉइंटर सामने आए, मैं एक एक करके उसमें बीच में भी रखूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि यह संविधान पर हमला है। कैसे समझाएं? राजीव जी, आप सभी को, सभी पैनलिस्ट को ईद की मुबारकबाद। बहुत मुबारकबाद आपको भी। और ये बड़ा खूबसूरत दिन है। और अभी यासिर जी को, अपने यासिर जी ने तो सेवैयां खा ही ली होंगी, पर यासिर जी को मैं याद दिलाना चाहूंगी कि जब वो कहते हैं कि आपने ईद की भावना को, मेरी उर्दू अच्छी नहीं है, मेरी हिंदी अच्छी है, तो मैं उसमें ही रिप्लाई करना हिंदी चाहूंगी का कि सम्मान आपने करता हूँ। ईद की भावना को करप्ट किया है जब आप काली पट्टियां लगा के। तो मैं याद दिलाना चाहूंगी कि यही तिलक थे जिन्होंने गणेश उत्सव में स्वतंत्रता संग्राम की अलख जगाई थी। तो जो सारे रिलीजियस प्रोसेशंस होते हैं, जो सारे धार्मिक आयोजन होते हैं, उसमें उसमें लोगों का एक साइलेंट प्रोटेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे लोग अपने अधिकार और सम्मान की बात कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा की, अपने संपत्तियों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। राजीव जी, आपने एक बहुत बेहद जरूरी सवाल से ये डिबेट ओपन की है कि जब तक ये सदन में आया नहीं है तब इसकी क्यों विरोध हो रहा है। पर यह बात यहाँ गौर करने लायक है कि यह सदन में आने से पहले ये जेपीसी में गया था। जेपीसी में जो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन होता है वो बिल्कुल नहीं हुआ। 450 पेज की रिपोर्ट को जेपीसी मेंबर्स को बोला गया था 1.5 दिन में दिए। डिसेंट नोट उसमें शामिल नहीं है। नॉन स्टेक होल्डर्स को शामिल किया गया और स्टेक होल्डर्स में तकरीबन, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, जेपीसी जिन्होंने अटेंड की है, हमारे सैयद नासिर हुसैन जो राज्यसभा के एमपी भी हैं, उनका ये वक्तव्य, उनका ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, मैं उसी को दोहरा रही हूँ। उनका कहना है कि तकरीबन 98% स्टेक होल्डर्स ने इसको वो किया। और जेपीसी के मेंबर्स ने, अपोजिशन मेंबर्स ने कहा कि आप बड़े स्टेक होल्डर जैसे माइनॉरिटी बोर्ड के वेलफेयर के चेयरमैन को बुलाइए, वो नहीं बुलाया गया। वहीं किरण रिजिजू जी कहते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट रिट्रैक्ट नहीं किया गया, पर जितने भी डिसेंट नोट अपोजिशन मेंबर्स ने लिख कर दिए हैं वो इसमें नहीं है। तो जब अपोजिशन मेंबर्स के डिसेंट नहीं है, और सबसे बड़ी बात, जब भी जेपीसी में कोई भी पॉलिसी जाती है तो क्लॉज बाय क्लॉज उसका एक एक पन्ने, एक एक पॉइंट पे डिस्कशन होता है, डिसेंट लिया जाता है, नोट्स बनाए जाते हैं। वो कुछ नहीं हुआ, क्लॉज बाय क्लॉज कुछ नहीं हुआ। तो जिस तरीके से मोदी सरकार हर बिल को, चाहे वो कृषि बिल हो, हर बिल को जिस तरीके से बुलडोज करती है, वक्फ बिल के साथ भी यही हो रहा है। सभी सभी अपोजिशन मेंबर्स, सिर्फ एआईएम पीएलबी नहीं, सभी अपोजिशन मेंबर्स की डिमांड है कि स्टेक होल्डर्स को सुना जाए। और जयराम जी ने 5 पॉइंट्स में से समझाया है कि किस तरह ये कॉन्स्टिट्यूशन पे, संविधान की आत्मा पे आक्रमण है। तो चाहे वक्फ बाय यूजर की डेफिनेशन हो, चाहे यह अस्पष्ट कर दिया गया है कि कौन दान कर सकता है इसको, चाहे जब वक्फ की प्रॉपर्टी को इंक्रोच किया गया था उसकी कानूनी प्रावधानों को कमजोर किया गया है, या फिर आरोप की स्थिति में अगर किसी के ऊपर जबरन इंक्रोचमेंट का आरोप, जो अब ये पूरा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, अगर ये आरोप है तो कलेक्टर और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नामित अधिकारी उसको बिना, सिर्फ आरोप लगने पर उसको रद्द कर सकता है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं, संविधान इन्हें देता है अल्पसंख्यक समुदाय को समान अधिकार और सुरक्षा, और यह उसको सुनिश्चित करना हर राजनीतिक पार्टी का वो है, उद्देश्य है। और जब आप कहते हैं कि हमने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, आपने इतना किया, तो अभी 2024-25 का बजट गया है और उसमें बजट कट्स हम सबके सामने है। चाहे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में 83% का कट हो, चाहे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में 84% का कट हो, चाहे नई मंजिल को स्कीम को खत्म कर देना, उड़ान स्कीम को खत्म कर देना, मौलाना आजाद फेलोशिप को स्कीम को खत्म कर देना, 64 करोड़ का नेशनल ओवरसीज माइनॉरिटी के बच्चों को भेजा जा रहा था, उसको कट करके 0.04 करोड़ कर दिया गया है। तो जब ये बात करते हैं कि हम मुसलमानों के वेलफेयर के, आप उनकी शिक्षा के अवसर तो रखिए, आप उनके रोजगार के अवसर तो रहिए। आप बस ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि इस मंदिर की जमीन ले ली, इधर ले लिया, उधर ले लिया। तो मुझे लगता है कि आज जब इन्होंने प्रोटेस्ट किया है काली पट्टी लगा के नमाज में, ईद के खूबसूरत दिन को, ईद के पावन दिन को, तो इन्होंने अपना यह डिसेंट दिखाया है, अपना ये बताया है कि उनपे संविधान, ये देश संविधान से चलेगा,
ये देश किसी के तुष्टीकरण से नहीं चलेगा। और संविधान उन्हें यह हक देता है कि वो अपना अधिकार और अपनी संपत्ति की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके। तो यह पूरा प्रोटेस्ट उसी के खिलाफ था। हाँ, रिबटल पे आता हूं। देश तुष्टीकरण से नहीं चलेगा ये भी कहा है। बहुत जल्दी 20 सेकंड में रिबट कर दीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। कांग्रेस की प्रवक्ता मोहतरमा ममता त्रिपाठी जी अब बड़ी नहीं, ममता नहीं, पूजा त्रिपाठी जी सॉरी, पूजा त्रिपाठी जी सॉरी, बड़ी जज्बात में आके, क्योंकि तुष्टीकरण के चैंपियन तो कांग्रेस पार्टी है, सब जानते हैं। 72 में मुस्लिम पर्सनल लॉ 1972 में था, बाद में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इन लोगों ने उस मुस्लिम पर्सनल लॉ को बना दिया। संवैधानिक अधिकार की आप बात कर रहे हैं। आपके यहाँ 2008 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आपके सरकार के टेबल पे आई थी, और उस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का क्या हाल किया है कांग्रेस की सरकार ने 2013 तक, ये हिंदुस्तान जानता है। इस पे भी चर्चा हो रही है। चलिए यासिर भाई, आपने एतराज जता दिया, मैं उसको ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। मेरे साथ और भी खास मेहमान हैं, मेरे साथ चक्रपाणी महाराज भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, हफीउल्लाह साहब मेरे साथ, इस्लाम के जानकार, सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल कर्नाटक मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है हफीउल्लाह साहब आपका। ये जो कयास लग रहे हैं, मैं कयास इसलिए कह रहा हूं कि जेपीसी से निकले हुए पॉइंटर्स, वो जो उनकी बैठकें हुई थी वो तो मेरे सामने हैं, लेकिन क्योंकि अभी पार्लियामेंट में सदन के पटल पर चीजें नहीं आई हैं तो मैं ठोक बजा के नहीं कह सकता कि यही चीजें हैं यहां पर। आप किस तरीके से देख रहे हैं सबको? और ईद के मौके पर अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कहता है कि आप काली पट्टी बांधिए और इसका विरोध कीजिए, उस चीज का विरोध कीजिए जो चीज अभी पेपर पर सामने नहीं है, तो उसको कितना जायज आप समझते हैं हफीउल्लाह साहब? देखिए राजीव जी, मैं समझता हूं कि आप सिर्फ मुसलमानों को अलग थलग करके नहीं देख रहे हैं, बाकी सब भारतीयों को एक जैसा देख रहे हैं। मैं ये समझ रहा हूं। अगर आप सब भारतीयों को एक जैसा देखते हैं तो जब बीजेपी ने किसानों के मफाद के लिए बोलकर बिल्स लाई थी, तो क्या वो बिल्स आने से पहले वो स्ट्राइक नहीं किए थे कि वो मांगे नहीं रखी गई थी? तो क्यों मुसलमानों की मांगे रखने को ऐसा आप बयान कर रहे हैं, जबकि मुसलमानों को भी नागरिक होने के नाते पूरा हक हासिल है कि वो जो चीज़ उन्हें नुकसान पहुंचाती है उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाएं, वो कहें हुकूमत से कि ये हमें ठीक नहीं है। जहाँ तक वक्फ बिल की बात है, आप अच्छी तरह ये जान लें कि वक्फ बिल जो है हमारे इस्लाम पर हमला है और कॉन्स्टिट्यूशन पर भी हमला है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी आज़ादी दी गई है रिलीजियस इश्यूज़ को, और वक्फ जो है मुसलमानों का रिलीजियस मैटर है। और मैं खुद एक प्रॉपर्टी वक्फ किया हुआ हूँ, और मैंने खुद लिखा हुआ है वो प्रॉपर्टी कैसे इस्तेमाल हो, और वो छोड़कर दूसरी इस्तेमाल नहीं हो सकती। जबकि हुकूमत कई हमारी प्रॉपर्टियों पर हुकूमत खुद बैठी हुई है, उसको हड़पने के लिए ये बिल लाई गई है। हमें साफ मालूम है, साढ़े 25 करोड़ हिंदुस्तानी मुसलमानों को मालूम है, किसी के भड़काने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खुद पट्टी बांधकर आज ईद की नमाज पढ़ा हूँ, मुझे मालूम है, हर मुसलमान को मालूम है। और जहाँ तक हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, हम तो इनसे मुसलमान कोई तवक्का नहीं कर सकते जो बीजेपी में है कि वो मुसलमानों की या इस्लाम की बात कर सकें। बेचारे वो अगर थोड़ी सी बात करेंगे तो भी साइडलाइन कर दिए जाए। नहीं, जैसे ये तो आपने वो बात कह दी, ये तो आपने वो बात कह दी कि किसी दूसरी पार्टी में अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो आपने उसकी बात ही नहीं कर सकता। मुझे लगता है लोकतंत्र है। लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात यहाँ पर कही, आपने बहुत अच्छी हफीउल्लाह साहब बात कही। आपने कहा कि ये इस्लाम के ऊपर हमला है। जरा मेरे दर्शकों को समझाइए, क्या वक्फ सभी इस्लामिक कंट्रीज में है? नहीं, मेरे सवाल का जवाब दें। कर्नाटक में क्या वक्फ सभी इस्लामिक कंट्रीज में है? जहां जहां इस्लाम, राजीव जी सभी इस्लामिक कंट्रीज में वक्फ है। राजीव जी, इस्लामिक कंट्रीज में वक्फ बोर्ड रहने की जरूरत नहीं, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टीज हैं जिसको गवर्नमेंट वहां डायरेक्टली हैंडल करती है। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता देता हूं। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, तुर्की की बात करें जो अपने को लीडर बनने की कोशिश करते हैं, वहां वक्फ का कोई वजूद नहीं है। मिस्र में वक्फ का कोई वजूद नहीं है। माय डियर सर, जो जॉर्डन जो सबसे ज्यादा इस्लामिक कहा जाता है, तो प्लीज करेक्ट योरसेल्फ। जॉर्डन में नहीं है, लेबनान में नहीं है, सीरिया, ट्यूनीशिया, इराक में वक्फ नहीं है। माय डियर राजीव जी, प्लीज करेक्ट योरसेल्फ। वहां वक्फ बोर्ड के रहने की जरूरत नहीं, वक्फ प्रॉपर्टीज हैं जो गवर्नमेंट हैंडल कर रहे हैं भाई।
गवर्नमेंट डायरेक्टली हैंडल करती है वक्फ प्रॉपर्टीज को वहां पे। चलिए, यहाँ गवर्नमेंट चूंकि सेक्युलर गवर्नमेंट है इसलिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है ताकि वो